కథావాణికి స్వాగతం. అందరికీ నమస్కారం అండి. నేను డాక్టర్ శ్రీమతి కొఠారి వాణి చలపతిరావుని. ఈరోజు మీకు ఒక వెరైటీ వీడియోను నేను ప్రజెంట్ చేయబోతున్నాను. అదేమిటంటే 1991లో వనిత మాసపత్రికలో ప్రచురించబడిన నా కథ తోడును అప్పుడు శ్రీమతి వి పద్మావతి గారు హిందీలోకి ట్రాన్స్లేట్ చేయగా అది కాదంబిని అనే మాసపత్రికలో సెప్టెంబర్ 1993లో ప్రచురించబడింది. ఆ కథలో నా అఫీషియల్ నేమ్ వాణీకుమారి అని ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఆ హిందీ కథను ఒకప్పటి నా కొలీగ్, ఇప్పుడు గోల్కొండ డిగ్రీ కాలేజ్ ఫర్ ఉమెన్లో అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ అండ్ హెడ్ ఆఫ్ ది హిందీ డిపార్ట్మెంట్గా పనిచేస్తున్న డాక్టర్ అఫ్సరున్నీసా బేగం తన తీయటి స్వరంతో మీకు వినిపించబోతున్నారు. ఇంకా ఎందుకు ఆలస్యం, కథ వినండి మరి. साथी, दिन का अंत समीप है. दिन भर सबको प्रकाश देकर सूरज अस्ताद्री की ओर जा रहा है. थोड़ी झुकी हुई कमर पर बायां हाथ टिकाकर दाएं हाथ से वजनदार डिब्बे को पकड़कर धीरे धीरे रसोई में आ गई वर्धन अम्मा. पीठे पर बैठकर बेसन छानने लगी. क्या कर रही हो दादी? 6 साल का पोता दौड़ता हुआ आया और उसके गले में हाथ डालकर झूलते हुए पूछने लगा. पोते की ओर लाड़ से देखते हुए वर्धन अम्मा ने कहा, कल आप सब लोग यहाँ से जा रहे हैं ना, इसीलिए तुम्हारी पसंद के लड्डू बना रही हूँ. जाते समय इनको डिब्बे में भर कर दूंगी. अपने घर जाकर तुम सब लोग 4-5 दिन तक मज़े में खा सकते हो. हाय दादी, हमारी छुट्टियाँ कितनी जल्दी पूरी हो गई. दादी, मुझको यहीं अच्छा लगता है, मैं यहीं रह जाऊँगा. तुम मम्मी डैडी से क्यों नहीं कहती कि मुझे यहीं रहने दे. दादी की खुशामद करते हुए रवि ने कहा. पोते की अनुराग भरी बातों से वर्धन अम्मा का मन पसीज उठा. फिर भी बड़ी उदासीनता से उसने कहा, तुम्हारे चाहने से या मेरे चाहने से क्या होता है. तुम्हारे माँ बाप माने तो कुछ हो सकता है. इस देहाती पढ़ाई और वातावरण को वे पसंद नहीं करते. वे दोनों तो शहरी जीवन के आदी हो गए हैं. अगर मैं कुछ कहूँ तो कहेंगे कि मैं बच्चों को बिगाड़ रही हूँ. तो दादी, तुम ही हमारे साथ आ जाओ, बड़ा मज़ा आएगा. वर्धन अम्मा ने कहा, मैं भी चाहती हूँ कि सब मिलकर रहें, पर यह घर, यह गांव, इनसे अलग होकर मैं रह ही नहीं सकती. इस गांव को छोड़कर और कहीं रहने के लिए सोच भी नहीं सकती. माँ की बातें उधर से जाते हुए बेटे पार्थसारथी ने सुनी. उसने चिढ़कर और शिकायत भरी आवाज़ में माँ से कहा, माँ, हमेशा तुम अपनी ज़िद पर अड़ी रहती हो, कभी मेरी बात नहीं सुनती. इस उम्र में इस तरह अकेली यहाँ रहती हो तो दुनिया क्या समझेगी. सारे लोग मेरी ही निंदा करेंगे कि बेटा माँ की परवाह नहीं करता. माँ, मुझे समझ नहीं आता कि इस पुराने घर में क्या रखा हुआ है. तुम हमारे साथ आ जाओ तो इस घर को बेच सकते हैं. बेटे की बातों से वर्धन अम्मा को बहुत दुख हुआ. वर्धन अम्मा ने बड़े संयत स्वर में जवाब दिया, तुम इसी घर में पैदा होकर इसी घर में बड़े हुए हो, फिर भी शहरी जीवन के आदी होकर पूछ रहे हो कि इस घर में क्या है. पर सुनो, मेरा सब कुछ इसी घर में है. जिस दिन मैंने इस घर में पहली बार अपना कदम रखा, उसी दिन से मुझको लगने लगा कि इस घर से मेरा जन्म जन्मांतर का बंधन है. तुम व्याकुल मत होना कि मैं अकेली हूँ. इस घर में हर जगह तुम्हारे पिता की आत्मा मुझे दिखाई देती रहती है. इस घर में बिताए हुए अपने 40 सालों की ज़िंदगी को याद करते हुए बड़े मज़े से सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही हूँ. इसलिए मेरे बारे में कुछ सोचो मत. मैं तुमसे एक ही चीज़ मांगती हूँ, मेरे जीते जी इस घर को बेचने के बारे में मत सोचो. माँ की बातों से उसके निश्चय को जानने के बाद पार्थसारथी कुछ प्रतिवाद न कर सका. माँ बेटे की यह बातचीत कोई नई बात नहीं है. जब कभी वह छुट्टियों में यहाँ आता है तब जाते समय हमेशा इसी तरह बातचीत चलती है. वास्तव में गर्मी की छुट्टियों में भी पार्थसारथी को यहाँ आना पसंद नहीं है. फिर भी वह इसलिए आता है कि छुट्टियों में भी माँ को देखने के लिए नहीं आएगा तो दुनिया क्या समझेगी. निस्तब्धता से भरे हुए घर में अकेले कोने में बैठकर वर्धन अम्मा रामकोटी लिख रही है.
10 दिन तक बच्चों के खेल कूद से सारे घर में शोरगुल मचा हुआ था। अब उनके चले जाने से सारा घर खाली होकर काट खाने को दौड़ा आ रहा था। वर्धन अम्मा, क्या कर रही हो? शायद बच्चे चले गए होंगे, सारा घर खाली लगता है। इन बातों को सुनते ही चौंक कर वर्धन अम्मा अपने सोच विचार से बाहर आई। सामने सफ़ेद बाल, आँखों पर ऐनक, धोती पहने हुए, हाथ में लकड़ी लिए, थोड़े झुके हुए 6 फुट लंबे आकार को देखते ही, ओह, आप आइए, बैठिए, कहती हुई लकड़ी की कुर्सी को उस ओर उसने सरकाया। वे पड़ोसी भानुमूर्ति जी थे। वे 70 साल के वृद्ध थे। उनको करने को कुछ ज़्यादा काम नहीं रहता, इसलिए उनका दिन नहीं कटता। समय बिताने के लिए वे अपने पड़ोस में रहने वाली वर्धन अम्मा के पास आकर बैठते रहते हैं। दोनों लगभग समवयस्क होने के कारण अपनी उम्र के मुताबिक बातचीत करते रहते हैं। बच्चों के लिए मैंने लड्डू बनाए थे, आप भी चखिए, कहते हुए 4 लड्डू एक थाली में लाकर उनको दे दिए। उन्होंने कहा, वर्धन अम्मा, भागवत के 4 पद्य सुनाओ। सुने हुए बहुत दिन हो गए। तुम अपने बेटे, बहू और पोतों को लेकर बहुत व्यस्त थी, इसलिए मैं इन 10 दिनों से तुम्हारे पास ज़्यादा नहीं आ पाया था। ठीक है, पहले आप लड्डू खा लीजिए, ऐसा कहती हुई भागवत लाने के लिए वर्धन अम्मा अंदर चली गई। अपने बिना दांतों वाले मुख से धीरे धीरे लड्डुओं को चबाते हुए वर्धन अम्मा के मधुर कंठ से भागवत के पद्यों को सुनते हुए भानुमूर्ति जी अलौकिक आनंद में डूब गए। उस आनंद से बाहर निकलने के बाद उनको घर की याद आ गई। अच्छा वर्धन अम्मा, मैं जाता हूँ, दरवाज़ा बंद कर लो। बच्चों के चले जाने से मन को छोटा मत करो, तबीयत खराब हो जाती है। कोई किताब पढ़ते हुए या रामकोटी लिखते हुए बैठो। एक बार भक्ति में डूब जाओगी तो और कोई विषय याद ही नहीं आएगा। ऐसा वर्धन अम्मा को धीरज बंधाते हुए भानुमूर्ति जी चले गए। जाते हुए भानुमूर्ति जी की ओर देखती हुई वर्धन अम्मा बैठी रह गई। उस बूढ़े को देखती तो वर्धन अम्मा का मन न जाने कैसी करुणा से भर जाता। वह सोचने लगी कि वे पत्नी के न रहने से इस उम्र में अकेले पड़ गए और उनको भरपेट खाना भी नसीब नहीं होता। मैं स्त्री होने के कारण कम से कम मनचाहा खाना पकाकर खा सकती हूँ। वे पुरुष हैं। इतने दिनों तक वे खाने के लिए अपनी स्त्री पर आधारित रहे, इसलिए आज वे अपने आप कुछ नहीं खा सकते। बहू कुछ भी मनचाहा बनाकर नहीं खिलाती, इसलिए उनके आते ही कुछ ना कुछ खिलाने का दिल होता है। बड़ी लगन के साथ उनको खाते हुए देखकर मन करुणा से भर जाता है। घर पहुंचने पर भी भानुमूर्ति के मन में वर्धन अम्मा के बारे में ही विचार भरे हुए थे। वे सोचने लगे कि बेचारी वर्धन अम्मा इतने बड़े घर में अकेली पड़ी रहती है, बात करने वाला भी कोई नहीं है। उसका बेटा जो कुछ भी कहता है उसके पीछे जिम्मेदारी और दुनिया क्या कहेगी, इस डर के सिवा माँ के प्रति कोई और भाव दिखाई नहीं देता। उस बूढ़ी माँ के प्रति उसके मन में कोई माया ममता की भावना नहीं होती, इसलिए बीच बीच में वर्धन अम्मा के कुशल क्षेम जाने बिना मेरा मन चुप नहीं रह सकता। उस समय उनका मन वर्धन अम्मा के प्रति करुणा से भर गया। दरवाजे पर अपनी बहू को देखते ही उनके सारे विचार अचानक रुक गए। बच्चे के स्कूल बंद होने का समय हो रहा है। अब तक वहाँ क्या कर रहे थे? घर में बड़े बूढ़े आदमी होने पर भी उनसे मुझे कोई आशा नहीं है। घर के अंदर और बाहर के कामों से कहाँ तक मर खप जाऊं? बहू ने तिवरियां चढ़ाकर कहा। भानुमूर्ति जी घबरा गए और हाथ की घड़ी की ओर देखकर, ओहो, 4 बज गए, मैंने घड़ी देखी ही नहीं, अभी जाकर बाबू को लाऊंगा, कहते हुए जल्दी जल्दी चले गए। कैसा आदमी है, सब अटपटे काम करता है, मन ही मन चिढ़ती हुई अंदर चली गई उनकी बहू कामाक्षी। अचानक वर्धन अम्मा अनजान बीमारी की गिरफ्त में आ गई। कमज़ोरी, थोड़ी दूर चलने पर दम फूल जाना, दिल का धड़कना, इन सब के कारण घर के कामकाज उत्साह से कर लेने वाली वर्धन अम्मा ने खाट पकड़ ली। भानुमूर्ति जी गांव के आरएमपी
डॉक्टर को बुला कर लाए। वही रोज आकर दवा दारू देकर चला जाता। भानुमूर्ति जी भी इस बीच पहले से ज़्यादा वर्धनम्मा के घर आकर उसकी तबीयत के बारे में जानने लगे। उसको उसी तरह खाट में पड़े हुए देखकर न जाने क्यों उनको बहुत दुख होने लगा। उसके स्वास्थ्य के लिए देवी देवताओं की मनौतियाँ करने लगे और मंदिरों में पूजा अर्चना करने लगे। वे चाहते थे कि अपने घर से कुछ ना कुछ ले जाकर वर्धनम्मा को खिलाऊं, पर वे अपनी बहू से बहुत डरते थे। बहू हमेशा उनको सुनाकर कहती है कि तुम्हें खाना देना बेकार है। इसलिए वे बहू से छिपाकर चोर की तरह बाहर दुकान से ब्रेड, फल आदि खरीद आते थे। एक दिन बहू ने इडली बनाकर उनको खाने के लिए 4 इडली दी। 2 आप खाकर, बहू से छिपाकर 2 इडली अपनी धोती में बांधकर चोर की तरह घर से बाहर आ गए। उन्होंने वर्धनम्मा से कहा, वर्धनम्मा, मेरी बहू ने तुम्हारे लिए इडली भेजी है। तुम्हारी तबीयत के लिए यह अच्छी है, उठो और खाओ। वर्धनम्मा को मालूम है कि उनकी बातों में आधा ही सच है और बाकी झूठ है। आप नाहक ही मेरे लिए परेशान हो रहे हैं। मैंने कई बार कहा कि मेरे लिए कुछ भी ना लाएं, फिर भी आप सुनते ही नहीं। वर्धनम्मा ने बड़े दुख से कहा, क्यों, क्या मैं नहीं ला सकता? इतने दिनों तक तुम्हारे घर में मैंने खाया कि नहीं? आज तुम लाचारी से खाट पर पड़ी हुई हो, तब मेरा थोड़ा सा भी मदद करना क्या बुरा है? इसके लिए तुम बड़ी दुखी होकर समझती हो कि इससे मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही है। मेरे लिए तुमने क्या नहीं किया। एक दिन मेरे बेटे बहू मेरे कारण आपस में लड़ झगड़ कर बेटा दफ्तर को और बहू मायके चली गई, तो मैंने भूख के मारे तुम्हारे घर आकर पूछा कि वर्धनम्मा, मुझे थोड़ा खाना खिलाओगी ना? तब तुमने कितनी ममता से मुझे खाना खिलाया, मैं भूल नहीं सकता। उम्र में तुम मुझसे छोटी होने पर भी उस दिन तुमको देखने से न जाने क्यों बहुत दिनों के पहले मरी हुई मेरी अम्मा की याद आ गई थी। कहा जाता है कि भोज्येषु माता, शायद इसीलिए कि पेट देखकर खिलाने वाली एक माता ही होती है, भानुमूर्ति जी ने कहा। वर्धनम्मा की आंखों में उनकी बातों से आंसू आ गए। इतने बड़े आदमी को भूख के कारण खाने के लिए दीन होकर बातें करते हुए देखकर वर्धनम्मा सह ना सकी। वर्धनम्मा, तुमसे और एक बात भी कहनी है। यहाँ के डॉक्टर ने कहा कि तुमको बड़े अस्पताल में ले जाकर जांच कराएं। मैंने तुम्हारे बेटे को पत्र लिखा है। उसकी तुम्हारे प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं, उसी तरह कुछ हक भी है। इस दुनिया की यही रीति है। मेरे मन में तुम्हारे प्रति ममता कूट कूट कर भरी हुई है, फिर भी मैं लाचार हूँ। चाहते हुए भी तुम्हारे लिए कुछ भी ना कर सकने वाला अभागा हूँ। तुम्हारी जिम्मेदारी मैं कैसे ले सकता हूँ? तुम्हारे और मेरे बीच क्या रिश्ता है? मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ? इसलिए थोड़े दिनों के लिए अपने बेटे के साथ जाकर वहाँ रहो और तबीयत ठीक होने के बाद वापस आ सकती हो। अगर तुम जिद करके उसके साथ नहीं जाओगी तो दुनिया तुम्हारे बेटे की निंदा करेगी कि यह बेटा भी कैसा है, माँ की खबर ही नहीं लेता, वर्धनम्मा को समझाते हुए भानुमूर्ति जी ने कहा। वर्धनम्मा ने कुछ नहीं कहा। कई तरह के विचार और बीते हुए दिन फिल्म की रीलों की तरह उनके मन नाहपटल पर घूमने लगे। मृत पति की याद आई। बड़े होकर पर निकले हुए पक्षियों की तरह बाहरी दुनिया में उड़ गए अपने बच्चों की याद आ गई। भानुमूर्ति जी की ओर देखते हुए उसने कहा, जी, हर दिन मैं भागवत पढ़ती तो आप सुनते हैं, आज आप पढ़िए, मैं सुनूंगी। भानुमूर्ति जी पद्यों को पढ़ने लगे और वर्धनम्मा छत की ओर देखती हुई बड़ी श्रद्धा से सुनने लगी। बीच बीच में सिर उठाकर भानुमूर्ति जी यह देखते भी जा रहे थे कि वह सुन रही है या सो रही है। 4 पद्यों को पढ़ने के बाद और एक बार उनकी निश्चल आंखों की ओर देखकर उनको कुछ संदेह हुआ और एकदम पढ़ना रोक दिया। उन्होंने जोर से पुकारा, वर्धनम्मा! कोई जवाब नहीं। हाथ हिलाकर देखा, कोई प्रतिक्रिया नहीं।
घबराहट के कारण भानुमूर्ति जी का शरीर पसीने से तरबतर हो गया। पांव कांपने लगे। उनको कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि क्या करना चाहिए। वे एक तरह से विक्षिप्त जैसे हो गए। उसी मानसिक अवस्था में दौड़ते हुए जैसे घर की ओर चले। उस उम्र में छोटे बच्चे की तरह इतने वेग से कैसे चल सके, उनकी समझ में नहीं आया। घर में अंदर प्रवेश करते हुए उनके कानों में बेटे बहू की परस्पर तकरार सुनाई पड़ी। बहू कह रही थी, अब मैं आपके पिताजी को बिल्कुल नहीं झेल सकती। इतने साल सिर पर आ गए, आदमी को ज़रा भी अक्ल नहीं है। यहाँ समय पर खाता है और हमेशा वहीं वर्धनम्मा के घर में पड़ा रहता है। तौबा तौबा, इस उम्र में इस तरह का बर्ताव हमारे घर में हम नहीं जानते। इनको लज्जा नहीं है तो वर्धनम्मा को तो होनी चाहिए। निर्लजता का व्यवहार है। छी छी। ये बातें गोली की तरह उनके दिल में आर पार घुस गई। वे निश्चेष्ट होकर वहीं रुक गए। अब भानुमूर्ति जी को अपने घर का काम, वह पीड़ा, वह दुख, वर्धनम्मा की मृत्यु, ये सब उस समय बहुत ही अल्प विषय लगे। वर्धनम्मा, मुझसे तुम ही भाग्यवान थी। इस तरह की बातें कानों से सुनने के पहले ही तुम चली गई। अपने आप ही भानुमूर्ति जी ने कहा। अब उनको वर्धनम्मा के मरने पर नहीं, स्वयं के जिंदा रहने पर रोना आया। అదండి హిందీ కథ సాథి. ఈ సందర్భంలో నా సహోద్యోగిని, నా మిత్రురాలు అయిన డాక్టర్ అఫ్సరున్నీసా బేగంకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఓపికగా కథను విన్న మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. సెలవు.